अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। अमरीकी सदर ने ऐलान कर दिया है तीसरी आलमी जंग का। अमरीका ने यमन पर हमला कर दिया है और ये बहुत बड़ा हमला है। आज की वीडियो इंतहाई इंपॉर्टेंट होने जा रही है। आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए नाज़रीन। आज के दिन को याद रख लीजिए, 12 जनवरी 2024 ये उस जंग का आगाज़ है जो खुदा न खास्ता मैं चाहता तो नहीं हूं कहना, लेकिन ये बात हकीकत है, पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेगी। मैं हैरान इस बात पे हूं कि हम इंटरनेशनल मीडिया तो इसको कवर कर रहा है, हमारा पाकिस्तानी मीडिया इसको कवर क्यों नहीं कर रहा। मुझ जैसे चंद और यूट्यूबर्स हैं जो इस पर बात कर रहे हैं, जो इस पर नज़र रखे हुए हैं। आज सुबह 6 से 7 घंटे पहले की बात बता रहा हूं, यमन के ऊपर बाकायदा अमेरिका ने हमला कर दिया है। सिर्फ यमन इसमें शामिल नहीं है, इसमें बरतानिया भी शामिल है, इसमें कनाडा भी शामिल है, इसमें न्यूजीलैंड भी शामिल है, इसमें ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है। नेटो फोर्सेस का एक जाल है जिन्होंने मिलकर यमन पर हमला किया है। एक मुल्क, एक और मुसलमान मुल्क इसलिए ज़ेरे अताब है क्योंकि वो किसी और मुसलमान मुल्क पर उठाए जाने वाले जुल्म को रोकने की बात कर रहा था। दोस्तों, यमन पे हमला किया क्यों गया है, आज की वीडियो में आपको ये बताऊंगा। यमन की फौजी ताकत कितनी है, ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। यमनी कौन है? हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में तो बहुत कम हम लोग जानते हैं यमनियों के बारे में, क्योंकि उनसे हमारा पाला बहुत कम पड़ा हुआ है। या यमन हमारे पाकिस्तानी जाते हैं मगर बहुत कम तादाद में, ज़्यादा सऊदी अरब जाते हैं या फिर मुत्तहदा अरब अमारात। यमन को आप नहीं जानते। आज मैं आपको बताऊंगा यमनियों के लिए जंग कोई नई बात नहीं है और कैसे वो जंग लड़ते आ रहे हैं, उनके पास कितनी ताकत है और क्यों उन्होंने अमेरिका जैसी सुपर पावर से पंगा ले लिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना। ये जंग अब शुरू हो चुकी है। इससे पहले आपको बता दूं, अगर आपने मेरे पिछले व्लॉग देखे हों, और मैं हमेशा कहता हूं कि हर खबर के पीछे एक बैकग्राउंड होता है, इसलिए मेरे पिछले व्लॉग्स भी मिस ना किया कीजिए। मैंने आपको बताया था कि किस तरह यमन ने कल एक अमरीकी जंगी बहरी जहाज को निशाना बनाया था और तबाह कर दिया था उसको। वो रेड सी के इलाके में घूम रहा था। अच्छा, मैं आपको ये भी बता दूं दोस्तों, रेड सी कौन सा इलाका है, यमन का नक्शे में कौन सा मकाम है, नक्शे में कहां पे लाया करता है यमन, इजराइल से इसका क्या ताल्लुक रहा, अमेरिका से क्या ताल्लुक है, क्या फड्डा है, मैं आपको ये भी बताऊंगा नाज़रीन। इसके साथ साथ यमन के जो कमांडर है अब्दुल सोलेह अल जाफ, उनका बयान क्या है, उन्होंने इस हमले के बाद क्या बयान दिया है, ये भी आपको पता चलेगा इंशाल्लाह नाज़रीन। और अब आपको एक और इम्पॉर्टेंट खबर दे दूं, कल मैंने आपको बताया था कि एक ऐसी लड़ाई का आगाज़ हुआ है कल जो कि अदालत में लड़ी जानी है। पहली दफ़ा तारीख में किसी ने इजराइल को गिरेबान से पकड़ के अदालत के कटहरे में खड़ा किया है। इस वक्त आलमी अदालत इंसाफ ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में मुकदमा चल रहा है। साउथ अफ्रीका मुकदमा लेकर गया था। कल साउथ अफ्रीका के वकला ने दलाइल दिए थे, उन्होंने इजराइल के पर खच्चे उड़ा के रख दिए थे। आज बारी है इजराइल के वकला के दलाइल देने की। आज उन्होंने दलाइल देने हैं। थोड़ी देर में समात शुरू हो जाएगी। समात का अहवाल मैं आपको बताऊंगा इंशाअल्लाह। हमारे चैनल्स पर तो नहीं दिखाया जाता, मैं आपको दिखाऊंगा इस चैनल पे जिसको इस वक्त आप देख रहे हैं। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए ताकि जैसे ही नोटिफिकेशन आए सबसे पहले आपको मौसूल हो, आप वो मिस ना कर सकें कि अब अपने जुल्म सितम को इजरायली वकला डिफेंड कैसे करेंगे। आज उनके दलाइल देने की बारी है, तो इस पर इंशाल्लाह मेरा अगला भी व्लॉग आएगा। आते हैं नाज़रीन, बाकायदा उसको शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बताता हूं कि हुआ क्या। नाज़रीन, आपके सामने एक नक्शा आ चुका है। अब ये नक्शा देखिए, गोल दायरा जो लगा हुआ है, ये वो एरिया है पूरे का पूरा जहां पे इस जंग ने फैल जाना है। और यमन ये धमकी पहले भी दे चुका था, अगर हम पे हमला हुआ तो हम अमेरिका को तो हम सबक सिखाएंगे ही सिखाएंगे, लेकिन अपने इर्द गिर्द के ममालिक को भी हम राख का ढेर बना देंगे। और यमन ने उसकी तैयारी कर ली है। कैसे? ये नक्शा आपके सामने आ चुका है। गोल दायरा आप देख रहे हैं। इस गोल दायरे में कौन है? सऊदी अरब आता है, ओमान आता है, सूडान आता है, मिस्र आता है, उर्दन आता है, इराक आता है, ठीक है जनाब, ईरान का कुछ हिस्सा आता है। अब ये जंग इस एरिया में फैलेगी और ये जिन जिन ममालिक के ऊपर दायरा लगा हुआ है, ये वो ममालिक हैं जो इस जंग का बराह रास्त हिस्सा बनेंगे। कुछ यमन के साथ होंगे, कुछ यमन के मुखालिफ होंगे, कुछ आपस में लड़ रहे होंगे। यमन के साथ देख लीजिए आप, सऊदी अरब का बॉर्डर लगता है। सऊदी अरब के साथ यमन पिछले 4-5 साल से मुसलसल जंग कर रहा है। यमन के पास वो मिसाइल कैपेबिलिटी है कि यमन से बाहर
जिनको वो निशाना बना सकता है। अब आप ये देखिए दोस्तों, उर्दन के साथ आपको इजराइल नजर आएगा। यमन कहां पर है, इजराइल कहां पर है? यमन ने पिछले दिनों, दिसंबर की बात करो, दिसंबर 2023 की, यमन ने पिछले दिनों दो मिसाइल दागे थे, इजराइल पे मारे थे। एक को बीच में सऊदी अरब ने इंटरसेप्ट करके दरमियान में तबाह कर दिया, और एक जो है वो इजराइल में जाके गिरा था। यमन ने बता दिया कि उसके पास ये कैपेबिलिटी है कि वो इतनी दूर तक मार कर सकता है। इसके साथ साथ यमन ने इससे पहले भी सऊदी अरब की जो तेल के कुएं हैं मुतादिद बार उन पे हमला करके उनको तबाह कर चुका है। यमन ने यह कहा था अगर हम पे हमला होता है और उस हमले में सऊदी अरब या मुत्तहिदा अरब अमारात उनका साथ देता है जिन्होंने हम पे हमला किया, तो फिर हम इनके तेल के कुएं बर्बाद कर देंगे। और याद रहे, सऊदी अरब की वाहिद जरिया आमदन तेल है, तेल के कुएं हैं, और वो इनके निशाने पर है। जैसे ही ये धमकी उन्होंने दी, सऊदी अरब ने फौरी तौर पे बात की अमरीकनों से, अमरीकों को रोका, यूरोप से बात की, यूरोप अपने कदमों पे आ गया। क्यों? सऊदी अरब पूरे यूरोप का 40% का जो तेल की खपत है वो सऊदी अरब से पूरी होती है, और अगर सऊदी अरब के तेल के कुओं को कुछ होता है तो यूरोप में तेल की कीमतें बढ़ जाएंगी, महंगाई का तूफान आएगा, हुकूमतें गिर जाएंगी। यूरोप डरा हुआ था दोस्तों। अब हुआ ये कि अमेरिका के पास कोई और चारा नहीं था अपनी खिफ़त मिटाने के लिए। इजराइल ने इतना प्रेशराइज किया, यहूदी लॉबी जो अमेरिका में बैठी हुई है उसने इतना प्रेशराइज किया कि अमेरिका ने बगैर अपनी पार्लियामेंट की अप्रूवल लिए, बगैर अवाम को एतमाद में लिए, अवाम के टैक्स के पैसों से उन्होंने यमन पे हमला कर दिया। कल रात की बात है। अब आगे क्या होगा दोस्तों? आगे ये होगा कि यूरोप पूरा अमेरिका का साथ नहीं दे रहा। फ्रांस ने मुखालफत कर दी अमेरिका की। इससे पहले भी अमेरिका तमाम यूरोपीय ममालिक की मिन्नतें कर चुका हुआ था कि खुदा के लिए यमनी जो इजरायली कश्तियों को रस्ते में रोक के या अगवा कर रहे हैं या तबाह कर रहे हैं, इजराइल की इकॉनमी को रोजाना $10 मिलियन का नुकसान पहुंचा रहे हैं, इनको रोका जाए। किसी भी यूरोपियन मुल्क ने आने से इनकार कर दिया था सिवाय बरतानिया के। और अभी भी आप देख लीजिए कि बरतानिया, कनाडा और अमेरिका मिलके और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड मिलके उन्होंने हमला किया है यमन के ऊपर। अब होगा क्या? इसके बाद क्या होगा? ये जंग कितनी फैल जाएगी, इसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन अब हम आते हैं कि यमन की कैपेबिलिटी क्या है दोस्तों। यमनी है क्या, वो कैसे इतने रिजिलियंट हैं, कैसे उनके अंदर इतना मादा पाया जाता है कि पाकिस्तान जो कि वाहिद एटमी ताकत है इस्लामी दुनिया की, हमारी जरूरत नहीं हुई कि हम अमेरिका की आंखों में आंखें डाल सकें, उन्होंने अमेरिकन बहरी जहाज ही तबाह कर दिया। इतनी हिम्मत कहां से इनमें आ जाती है? अब यहां पे एक ट्विटर सारिफ है मोहम्मद अब्दुल मलिक, उन्होंने एक ऐसा तारुफ पेश किया हौसियों का। ये हौसी बड़े पुराने, और यमन जो है बड़ा पुराना मुल्क है और इनकी जंगों की बहुत पुरानी तारीख है दोस्तों। आइए मैं आपको बताता हूं। वो लिखते हैं वो साहब कि आई एडवाइज अमेरिकन एंड ब्रिटिश पीपल टू फेमिलियराइज देमसेल्व्स विद सम पॉइंट्स अबाउट यमनी फाइटर्स। मैं अमरीकी और बरतानवी फौजियों को ये मशवरा देता हूं कि वो यमनियों के बारे में ये चंद नुकात जान लें। वो नुकात क्या है? दे डोंट फॉलो योर मूवीज और टीवी शोज एट ऑल। यमनी अमरीकी फिल्में नहीं देखते, ना ही अमरीकी टेलीविजन देखते। अब आप कहेंगे इसका जंग से क्या ताल्लुक है? बताता हूं आपको, आगे आए जरा। दे आर नॉट बॉदर्ड बाय योर मीडिया और सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शंस। देखिए होता क्या, जंग ना जज्बे से लड़ी जाती है, और जब आप कभी मगरिब वालों से जंग लड़ें, अमेरिका से अगर आप जंग लड़ रहे हैं, वो सबसे पहला वार आपके जज्बे पे करेंगे। कैसे? प्रोपेगेंडा करके। कैसे? फिल्म और टीवी के जरिए। यमनी देखते ही नहीं है तो उनको फर्क नहीं पड़ेगा। आगे, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर इज अटरली यूजलेस अगेंस्ट देम। नफ्सियाती जंग जो है, उनके नफ्सियात से खेलना, वो बिल्कुल कारामद साबित नहीं होगा, उसका कोई ताल्लुक नहीं है इससे। दे आर नेचुरल बॉर्न फाइटर्स, रियली नो किडिंग। मतलब कह रहे हैं कि वो पैदा होते साथ ही फाइटर्स। आप देखिए, नोट करेंगे, यमनी बच्चा हो या बूढ़ा हो, अगर आप एक यमनी को देखेंगे ना नॉर्मली, तो उसने यहां पे एक इतना बड़ा खंजर लटकाया होता है हर वक्त। वो शादी में जाएंगे, वो काम पे जाएंगे, उनका ट्रेडिशनल जो ड्रेस है, जो रिवायती उनका जो पहनावा है, उसमें खंजर लाजमी है। तो यमनी, जैसे हम कहते हैं ना कि अफगानी जो है वो पैदाशी तौर पे जंगजू होते हैं, तो ये यमनी भी वैसे ही हैं दोस्तों। अच्छा, देयर लाइफ गोल सिंस चाइल्डहुड हैज बीन
टू फाइट अमेरिका। उन्हें अमेरिका से इतनी दुश्मनी है, इतनी नफरत है कि बचपन से जब एक यमनी को बड़ा किया जाता है उसको यही सिखाया जाता है कि तुमने आखिरकार अमेरिका से लड़ना है। तो ये तो उनकी ख्वाहिश पूरी हुई है जो अमेरिका ने हमला किया। द लास्ट विल एंड टेस्टमेंट पास डाउन फ्रॉम देयर एंसेस्टर इज टू लिबरेट पैलेस्टीन। अच्छा, पिछले कोई 7-8 दहाइयों से जो वसीयत दी जाती है, वहाँ पे लिखा जाता है, वसीयतें जो होती है ना, जो पास ऑन होती है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, उसमें लिखा जाता है, बताया जाता है कि तुम्हारे हिस्से में ये आया, तुम्हारे हिस्से में ये आया, और आखिर में कहा जाता है कि तुमने फ़लस्तीन को आज़ाद करवाना है। ये बाकायदा उनके बड़े बूढ़े जाने से पहले वसीयत में लिख के जाते हैं अपनी अगली नस्ल को, तुमने फ़लस्तीन को आज़ाद करवाना। एट द वेरी लीस्ट दे हैव 4 to 5 वॉर्स ऑफ मिलिट्री एक्सपीरियंस इन वेरियस टेरेन्स। मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ माहौल में 4 से 5 जंगे यमनी लड़ चुके हैं अपनी ज़िंदगी में, ये हालिया 70-80 सालों के अंदर। दे विल हैव ऑल रिटन एंड रिकॉर्डेड देयर लाइफ विल्स इन बोथ ऑडियो एंड वीडियो फॉर्मेट्स। उन्होंने ऑडियो फॉर्मेट में और वीडियो फॉर्मेट के अंदर अपनी वसीयतें लिख दी हुई हैं कि उन्होंने आखिर में शहीद होना है। द मार्टरडम ऑफ वन ऑफ देम इज अ ट्रेमेंडस सोर्स ऑफ प्राइड फॉर द चिल्ड्रन, फैमिली, विलेज, प्रोविंस इन द कंट्री। हर खानदान में कोई ना कोई शहीद है, ये देख लीजिए आप। दे ऑल ओबे देयर लीडर अब्दुल मलिक बदर अल दीन अल हौसी। इनका एक लीडर है अब्दुल मलिक बदर अल दीन अल हौसी, ये उसकी अंधाधुंध तकलीद करते हैं। अच्छा, देयर ओनली फेयर इज द पनिशमेंट एंड रैथ ऑफ अल्लाह। इनका आखिरी जो डर है, सिर्फ एक डर है, वो है अल्लाह से उनको अगर अजाब का सामना करना पड़ गया तो। Their poets passionately glorify war more than love। अच्छा, हमारी जो शायरी है, अगर आप हमारी शायरी देखें ना, गालिब की शायरी देख लें, मीर की शायरी देख लें, फैज़ की देख लें, मतलब किसकी, हमारी शायरी में ना हमें क्लास में पढ़ाया जाता था रोमानवी आंसर बहुत ज़्यादा है, रोमांस है, काश में तेरे हंसी हाथ तक कंगन होता, या फिर वो फैज़ की शायरी है, इनकलाबी शायरी है उसकी। तो उनकी शायरी में क्या है, इनकी शायरी में जंग है, जंगो जदल को ग्लोरीफाई किया जाता है, जंग के साथ, हथियार के साथ रोमांस किया जाता है इनकी शायरी के अंदर। दे लव डेथ एज मच एज यू लव लाइफ इफ नॉट मोर। जितना आपको जिंदगी से प्यार है उससे ज्यादा इनको मौत से प्यार है यमनियों को। दोस्तों, ये हैं वो यमनी जिनसे अब अमेरिका का पाला पड़ा है। 20 साल इन्होंने अफगानिस्तान के अंदर हजारों टन वजनी बम गिरा दिए, अरबा खरबों डॉलर इन्होंने लुटा दिए, और फिर आखिर में अफगान तालिबान से मुज़ाकरात करके उन्हीं अफगान तालिबान के सुपुर्द की इन्होंने हुकूमत जिनसे छीनी थी। ये कुछ अमेरिका है, और ये चप्पल से लड़ा करते थे अफगान तालिबान यमनी। और याद रखिए, मेरा अगला वीलॉग इंशाल्लाह आएगा, यमनियों के पीछे कौन है? ईरान है। ईरान ने असलहा दिया यमनियों को, ईरान ने ट्रेन किया यमनियों को, ईरान ने ट्रेन किया हमास को, ईरान ने ट्रेन किया हिजबुल्लाह को। लेकिन अमेरिका से जंग लड़ने के लिए ईरान ने ना हमास से बोला, ना हिजबुल्लाह को कहा, यमनियों को बोला। क्यों? जो ताकत और जो जज्बा यमनी रखते हैं शायद ही कोई और रखता होगा। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, इस जंग में ईरान भी इन्वॉल्व है, इस जंग में अब दीगर अरब ममालिक भी इन्वॉल्व होंगे। ये बहुत बड़ी जंग होने जा रही है। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस जंग के हवाले से कोई अपडेट आप मिस ना कर सके। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।